नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि देश में मुस्लिम राजनीति नए सिरे से सोच रही है और मुसलमान अपनी पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। आखिरी बार इस देश में एक मुस्लिम पार्टी बनी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और उसके बाद इस देश का क्या हुआ आप सबको पता है। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक मुसलमानों की पार्टी बनी है, जनता उन्नयन पार्टी है, जो कि हुमायूं कबीर की है, और उस पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने समर्थन दिया है। यह खबर आपको पता है। लेकिन एक बात कल मैंने ओवैसी के भाषण के दौरान गौर किया। ये मुर्शिदाबाद में आए थे ओवैसी, वहां भाषण दे रहे थे, और जो उन्होंने कहा ओवैसी ने, लगभग वही बात 1945 में सोहरावर्दी कह रहा था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जिसको बंगाल का कसाई कहा जाता है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए कि वो क्या कह रहे थे बंगाल में। यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे घुसपैठी घुसपैठी घुस चुके हैं। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम अवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। सोहरावर्दी कंबाइंड बंगाल के, यानी आज जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है, दोनों को मिलाकर उस वक्त वहां के प्रीमियर थे, और बहुत भरोसा था कांग्रेस को सोहरावर्दी पर। और बार बार इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे उस वक्त कि बंगाल की हालत खराब है, तनाव है। इसके बावजूद उस वक्त कांग्रेस ने सोहरावर्दी को लेकर कुछ नहीं किया। और फिर मानव इतिहास का सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ बंगाल में, हजारों लोग मारे गए, और यह सब हुआ 1 साल बाद। यानी इस तरह का जो भाषण दिया 1946 में हुआ था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में दंगे हुए। बाद में सोहरावर्दी है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तक बना एक बार। ठीक वही कुछ पैटर्न चल रहा है बंगाल में। और जब आप डॉट्स जोड़ेंगे, शुरुआत ऐसी ही हुई थी कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को अपनी पार्टी बनानी चाहिए,
और ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा, अभी आज के बंगाल और असम में हो रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है बदरुद्दीन अजमल के बेटे की और ओवैसी की, दोनों के बीच मुलाकात हुई है और ओवैसी बंगाल में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को सपोर्ट करे, यानी वहां भी मुसलमान की पार्टी को। तो मुसलमान की पार्टी बंगाल में, मुसलमान की पार्टी आसाम में और एक मुसलमान की पार्टी हैदराबाद में। बंगाल, आसाम और हैदराबाद को याद रखिएगा, क्योंकि इस देश के बंटवारे के समय इन तीन शहरों की क्या भूमिका थी वो समझ में आएगा। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जब नौगांव में गए तब उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। टीएमसी 15 साल से सत्ता में है। अभिषेक बनर्जी यहां बताया गया कि आकर कहा थे कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। कोल्ड स्टोरेज बना किसानों के लिए, क्या कोई कोल्ड स्टोरेज यहां पर बनाए? नहीं बनाए। 23 तारीख को टीएमसी को आपको कोल्ड स्टोरेज में डालना है और किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज इंशाअल्लाह ताला यहां पर हुमायूं कबीर साहब बनाएंगे। 15 साल से टीएमसी की सरकार है। 1 साल पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमानों के ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। पूछो ममता बनर्जी से वो बैकवर्ड क्लास के मुसलमानों का सर्टिफिकेट क्यों कैंसिल हुआ। आज वो गरीब के बच्चे ना तालीम हासिल कर सक रहे, एजुकेशन हासिल कर सक रहे हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत दूर की सोच रहा हूं या आपको ये मेरी कही बात फेक लग रही है, तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि भारत में एक और मुस्लिम लीग की नींव पड़ चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी उसके सबसे बड़े नेता हैं। अलग अलग राज्यों में इनके सिपासालार बनेंगे हुमायूं कबीर, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग। और अभी तो कई राज्यों में इस तरह मुस्लिम लीडरशिप जो मुसलमानों की पार्टियां हैं वो असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगी। और सोच की बात करें कि क्या करेंगे बदरुद्दीन अजमल, जिन्हें आमतौर पे थोड़ा सा लिबरल माना जाता है। एक नवभारत टाइम्स है, उसके एक खबर आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूं। बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं कि एक बार चुनाव होगा तो दोबारा मियां वापस आ जाएगा और मियां की दादागिरी चलेगी आसाम में। यह है सोच। तो पूरे देश में बंगाल और असम के चुनाव ये फैसला करेंगे कि मुसलमानों की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी। अगर यह प्रयोग सफल रहा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था सफल, जैसे हैदराबाद में हो रहा है, जैसे बिहार में हो रहा है, अब बंगाल और असम में सफल हुआ, तो ज्यादा जरूरत नहीं है, 4-5 राज्यों की जरूरत है। और ये 4-5 राज्य में अगर मुसलमानों की पार्टी खड़ी हो गई तो उसके बाद क्या होगा इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि आज जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुसलमान की पार्टी या मुसलमान के ये नेता कांग्रेस को भी नहीं मानते, दूसरे सेकुलर दलों को भी नहीं मानते। उनका कहना है कि ये सब सेकुलर दल फालतू हैं और डायरेक्ट लड़ाई होगी बीजेपी और मुसलमानों की पार्टियों के बीच। यानी फिर से लगभग वही कंडीशन क्रिएट होगा जो कि आजादी के पहले हुआ था। अगर 1947 में देश आजाद हुआ, अगर 2-3 साल पहले मुस्लिम लीग को लेकर आप पूछते तो बहुत सारे लोग इसी तरह कहते कि अरे बहुत दूर की सोच रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं, दुनिया में भी बदल रही हैं और भारत के अंदर ही बदल रही हैं। भारत में एक मुस्लिम पार्टी खड़ा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है और यह देश के लिए अच्छा है बुरा है ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। और जो नेता या जो पार्टी, जैसे ममता बनर्जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए या तेजस्वी हो गए, इन सब का भविष्य बहुत अंधकारमय है, मैं आज बता दे रहा हूं। और ये आज जो मुसलमानों का समर्थन दे रहे हैं, जब मुसलमान पर्याप्त संख्या में हो जाएंगे और पर्याप्त ताकत, पॉलिटिकल ताकत हो जाएगी उनके पास, तो इनको भी कुछ नहीं समझेंगे। और इसका उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़े नेता कांग्रेस के, मुर्शिदाबाद कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक गुजरात से यूसुफ पठान आया, कांग्रेस का गढ़ भी साफ और अधीर रंजन चौधरी भी साफ, हार गए चुनाव। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो कहती है कि अधीर रंजन चौधरी अच्छी स्थिति में नहीं है। यानी
जब मुसलमान सामने है तो फिर हम हिंदू को वोट क्यों दें, भले ही वो किसी सेकुलर पार्टी से ही क्यों ना हो हिंदू। अगर वो हराने की कंडीशन में है बीजेपी को, तब तो हम मुसलमान को चुनेंगे। एक लाइन की आइडियोलॉजी है और एक लाइन की मानसिकता है। समझना है समझे, नहीं समझना है नहीं समझे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।